नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक एग्जाम में जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो आपको अब वीडियो के अंत में बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी उन्हीं के साथ में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को विस्तार से आपके सामने पेश करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों है हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हों तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मिसाइल मैन हैं, उन्होंने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे सूरज पहले जलता है और बाद में चमकता है, यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कड़ी मेहनत ही एकमात्र विकल्प है सफलता का। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था? नंबर 1 1911 कोलकाता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली या 1914 बॉम्बे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 1911 कोलकाता में भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। और वो कहाँ गाया गया था? ये इसकी कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सार्वजनिक रूप से गाया गया था। बिशन नारायण डार अधिवेशन के अध्यक्ष थे। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी पर एक जीवनी पर काम है। नंबर 1 भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आज़ाद पर, सुभाष चंद्र बोस पर, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा पर। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये किस पर है एक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में हुई टॉक का काम है। यह पुस्तक द्वितीय विश्व युद्ध और उस समय के एंग्लो इंडियन संबंधों के बारे में अल्प ज्ञात तथ्यों को प्रस्तुत करती है। लेखक ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन, दर्शन, आदर्शवाद, राष्ट्रवाद और राजनीतिक सूक्ष्मता का विशद वर्णन किया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार और जगत पिता माना जाता है? तो नंबर 1 नानक भील, जगिया भगत, बिरसा मुंडा, या फिर सिद्धू संता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और एक लोक नायक थे जो मुंडा जनजाति से संबंधित थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध सहस्त्रवादी आंदोलन के पीछे थे, जो आधुनिक बिहार और झारखंड के आदिवासी बेल्ट में उठे थे। बिरसा और उनके शिष्य खुद को अकाल से पीड़ित और बीमार लोगों की सेवा करने का कार्य निर्धारित करते थे। वह अपने आजीवन काल के दौरान एक किंवदंती बन गए थे और उन्हें धरती आबा पृथ्वी का पिता कहा जाता था और उन्हें बिरसा भगवान के रूप में भी पूजा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जो है नोट्स बना सकते हैं इनके दोस्तों, और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप लिख सकते हैं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। चलते हैं आगे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? रिचर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, माउंटबेटन, या नॉर्थ रॉक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। माउंटबेटन ने 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया और फिर 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उनके कार्यकाल के दौरान भारत पाकिस्तान के 2 अधिराज्यों के रूप में स्वतंत्रता पाकिस्तान ने कश्मीर पर छापा मारा और महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने
बंगाल के सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना की? नंबर 1 1812, 1815, 1823 या फिर 1826? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1815, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में की थी। संगठन दार्शनिक विषयों पर बहस करता था। संगठन की स्थापना को कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की कोलकाता में। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों के वर्चस्व को स्थापित किया? नंबर 1 बक्सर की लड़ाई, बॉन्डिवोस की लड़ाई, कर्नाटक युद्ध या फिर चिंगलपुट की लड़ाई? तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। इसका जो सही आंसर है वो है बांडीवास की लड़ाई। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। सर आइरेकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 1760 में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को हराया और पांडिचेरी को घेर लिया। बांडीवास के बाद पांडिचेरी की फ्रांसीसी राजधानी 1761 में अंग्रेजों के अधीन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो बांडीवास की लड़ाई कब हुई? वो हुई 1760 में। और जो बक्सर का युद्ध था दोस्तों वो हुआ था 1764 में। ये बात भी आपको याद रखनी है। और प्लासी का युद्ध 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए जब साइमन कमीशन भारत आया तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब 1919 का जो कार्यप्रणाली चालू हुई थी मौर्य मिंटो सुधार पर, तो वो जो है जब उसके कमीशन की आई थी, कमीशन आया था एक साइमन कमीशन इंग्लैंड से। तो ये पूछा है कि उस समय के इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? नंबर 1 स्टैनली बोल्डविन, डेविड लॉयड जॉर्ज, रामसे मैकडोनाल्ड या फिर मिंटो? तो इनमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्टैनली बोल्डविन। एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसका इस प्रकार है। भारतीय वैधानिक आयोग या साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए किया गया था। साइमन कमीशन 4 फरवरी 1928 को भारत आया। स्टैनली बोल्डविन उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1924 से 1929 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है और आप इसको नोट कर लें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कहीं इधर उधर मिलेंगे नहीं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके जो आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विट्ठल रामजी शिंदे, अन्ना भाऊ साठे या शांताबाई कांबले? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विट्ठल रामजी शिंदे। और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे महाराष्ट्र के एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। 18 अक्टूबर 1906 को उन्होंने दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अस्पृश्यता के खिलाफ कार्य था। तो दोस्तों भारत के संविधान में अस्पृश्यता कहाँ दी गई है? वो दी गई है दोस्तों आर्टिकल 17 में, कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसका विरोध जो है वो आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857-58 में गोदावरी जिले के गिरिजन विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? नंबर 1 दुंदा सेना, कोरुकोंडा सुब्बा रेड्डी, विजय रामाराजू या अल्लूरी सीताराम राजू? ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कोरुकोंडा सुब्बा रेड्डी। और एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। कोरुकोंडा सुब्बा रेड्डी 1857-58 में गोदावरी जिले के गिरिजन विद्रोह के नेता थे। वह कोराटोरू के मुखिया भी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के गठन से जुड़ा था? नंबर 1 बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ये 1885 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों इस प्रकार है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी,
फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबकम तैलंग द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा संघ है जिसने भारतीय हितों की रक्षा की और 1885 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की मेजबानी की। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है और नोट्स कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मिथखम्ब उल तवारिक लिखा था? नंबर 1 कामगार का खान, अब्दुल कादिर बदायूनी, या काफ़ी खाना, या फिर मुतामिद खान। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये जो इसके लेखक है मिथखम्ब उल तवारिक थे। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित समाजों स्कूलों पर विचार करें। नंबर 1 आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, या फिर सत्यशोधक समाज। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, उपरोक्त में से किसने वेदों के अधिकार को अस्वीकार किया? ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है कि जो वेद थे उनके अधिकारों को किसने जो है ना अस्वीकार किया था। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ये हैं कि केवल 1, 2 और 3 ने, केवल 2, 3 और 4 ने, केवल 3 और 4 ने, या फिर 1, 2, 3, 4 ने, चारों ने अस्वीकार किया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 ने। अब इसमें ये याद रखनी है कि जो प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज था, इसने इस बात को अस्वीकार किया था, वेदों के अधिकारों को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तो बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? नंबर 1 मीरन, नजमुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव, या फिर शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नजमुद्दौला। और ये नजमुद्दौला कौन था, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों नजमुद्दौला जो था वो मीर जाफ़र का नाबालिग पुत्र था, जो वर्ष 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद बंगाल के सिंहासन पर चढ़ा। कंपनी ने किसी को दीवान के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखेगा। ठीक है दोस्तों, जो अलग बंदा था कोई, वो कानून और व्यवस्था को बनाए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डार्विन इरविन, मैकडोनाल्ड और क्लेमेंट एटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैकडोनाल्ड। आइए जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। रामसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा। इस पुरस्कार ने न केवल मुसलमानों, सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों तक भी बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये क्या था, कम्युनल अवार्ड जो था सांप्रदायिक पुरस्कार, इसमें जो है ना इसने भारतीयों को उनके ही बीच में बांट दिया, मुस्लिमों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया और दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया। तो दोस्तों ये सांप्रदायिक पुरस्कार था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नंबर 1 1600, 2 1650, 3 1664, या 4 1674। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1664। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14 के मंत्री, जो लुई 14वें थे, उनके मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है, किसके द्वारा की गई थी? जीन बैप्टिस्ट के। और किसके मंत्री थे? लुई 14 के। और कब हुई थी? 1664 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों आपके लिए हम बहुत ही ढंग से वीडियो ये तैयार की है PDF, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी छूटे ना। और कुछ जानकारी हम अपनी तरफ से बता रहे हैं और कुछ इसमें PDF में ही हमने एडिट करा दी हैं सारी, जिससे कि आपको सारी जानकारी पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगोली की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच हुई थी? नंबर 1 बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसका इस प्रकार है।
सोगली की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच 1815 2 दिसंबर हुए हस्ताक्षर किए गए थे। यह नेपाल की सीमा रेखा में सीमा निर्धारण संधि थी। 1816 मार्च में संधि की पुष्टि की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की? नंबर 1 बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग या फिर रिपन। दोस्तों इनके आगे से लॉर्ड काट देना है, लॉर्ड सिर्फ भगवान को बोलना है। ये देश लूटने आए थे इसलिए इनको लॉर्ड नहीं बोलना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसका इस प्रकार है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लॉर्ड नहीं होना चाहिए। डलहौजी महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई सुधारों में शामिल थे। ड्रिंक वाटर बैथ्यून की मदद से वह एक महिला कॉलेज बैथ्यून महिला स्कूल स्थापित करने में सफल रही। बाद में उन्होंने वर्ष 1856 में हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया। इसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा अनुमोदित किया गया और यह एक ऐसा अधिनियम बन गया जिसने विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ये पुस्तक है 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक का नाम है 1857। इसको डिजिट में ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1 सुरेंद्र नाथ दत्ता, सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ ठाकुर या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन जो हैं ये आपको एग्ज़ाम में फंसा सकते हैं क्योंकि सारे में सुरेंद्र नाथ आ गया और आपको आगे के अगर सरनेम नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ सेन। आइए दोस्तों एक्सप्लेनेशन इसका इस प्रकार है। तो दोस्तों जो ये पुस्तक है 1857 सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा लिखी गई थी। उनके अनुसार 1857 यही थी दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक धार्मिक लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 1857 के युद्ध पर लिखी गई थी सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा 1857 यानी कि 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के महान विद्रोह के बारे में कहा कि न तो पहला और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? यानी कि दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था यो न तो पहला और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसके जो ऑप्शन है बी डी सावरकर, एरिक स्टोक, और सी मजूमदार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आर सी मजूमदार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके वायसराय काल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया? नंबर 1 एल्गिन, रिपन, लिटन या फिर दोस्तों लॉरेंस। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी रिपन। और एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। पहला कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के वायसराय काल में पारित किया गया था। 1885 में एक कारखाना आयोग नियुक्त किया गया। 1891 में एक रोलर लेबर कमीशन नियुक्त किया गया। उन आयोगों का मुख्य उद्देश्य कारखाने में काम के घंटों को सीमित करना था। यानी कि लेबर जो होती है जो 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी होती है इसको ये सुनिश्चित करते थे। क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा मैकडोनेल आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? नंबर 1 शैक्षिक सुधार, अकाल राहत प्रशासन में सुधार शुरू करने के लिए, पारदर्शी न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, एक व्यवस्थित राज्य प्रणाली प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अकाल राहत प्रशासन में सुधार करने के लिए। जो लॉर्ड कर्जन द्वारा मैकडोनेल आयोग की नियुक्ति की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य था अकाल राहत प्रशासन में सुधार करने के लिए। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई विपदा आ जाए तो दोस्तों उसमें कैसे प्रशासन उसमें कैसे शक्ति अपना दिखाएगा, यानी कि उसकी जो जिन पर समस्याएं हैं उनको कैसे राहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रघुनाथ राव के भाग जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे पेशवा घोषित किया गया? नंबर 1 नारायण राव, माधवराव नारायण, माधवराव प्रथम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर बी माधवराव नारायण। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। माधवराव नारायण को सवाई माधवराव के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया था। घटना के बाद उसके पिता रघुनाथ राव के हत्यारे को आरोपी बनाया और फरार हो गया। वर्ष 1795 में माधवराव नारायण की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है और आप अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रणजीत सिंह के समय में जिलों में राजस्व संग्रह का मुख्य प्रभारी अधिकारी था? नंबर 1 करदार, कानूनगो, मुकद्दम या फिर पटवारी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इन पर भी विशेष ध्यान देना है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है करदार। जो राजस्व संग्रह करता था वो था करदार। आगे चलते हैं। मैकमोहन रेखा किस वर्ष तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच परिभाषित किया गया था? नंबर 1 1858, 1899, 1905 या फिर 1914। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है, तो वर्तमान दो तत्काल का था, उस समय का तात्कालिक वो था ब्रिटिश भारत और तिब्बत। उन दोनों के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी। तो दोस्तों वो किस वर्ष खींची गई थी, इस बात को आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, उसका निर्धारण हुआ था 1914 में। ठीक है दोस्तों, और एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। वर्ष 1914 में शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश उपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने तिब्बत और भारत के बीच सीमा रेखा को परिभाषित किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत में तत्कालीन वायसराय थे। उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे हार्डिंग द्वितीय। 1914 की बात है, शिमला सम्मेलन हुआ था, जब शिमला समझौता तब की बात है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम क्या था? हेनरी मैकमोहन, और इन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के प्रमुख कौन थे? नंबर 1 सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार या फिर बीबी पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सी आर दास, यानी कि जिनको चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। हम अब चलते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बीबी पटेल, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे? नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे, MK गांधी या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी MG रनाडे। ठीक है दोस्तों, और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? वे थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? वो थे MG रनाडे, जो कि एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? नंबर 1 MG रनाडे, विष्णु शास्त्री पंडित, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए MG रनाडे, और एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। वर्ष 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ को MG रनाडे द्वारा वित्त पोषित किया गया। प्रथम विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में की थी। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम विधवा पुनर्विवाह संघ था उसकी स्थापना विष्णु शास्त्री ने की थी 1850 ईस्वी में, और 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ को MG रनाडे द्वारा वित्त पोषित किया गया, यानी कि इनके द्वारा उसको पाला पोसा गया, यानी कि पैसे से उसकी मदद की गई। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने पेश किए गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको किसी के मोबाइल में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यूट्यूब खोलेंगे और उस पर सर्च करेंगे स्टडी पॉइंट धामपुर, या फिर आप धामपुर स्टडी पॉइंट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप उसके माइक में भी बोल सकते हैं धामपुर स्टडी पॉइंट, तो पहले नंबर पर ही हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लोगो भी लगा हुआ मिलेगा स्टडी पॉइंट धामपुर का, ग्रीन कलर में धामपुर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।